जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए मैट्रिक जितने सारे विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 लिखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसमें से एग्जाम में जरूर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी दोस्तों के बस शेयर फटाफट से कर दे और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आप लोग देख पाओ। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम तक शानदार शानदार धुआंधार वीडियो आएगा और एग्जाम में बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव आज हो गया वायरल भाई। 12 फरवरी को जो आप लोग का सोशल साइंस का परीक्षा होने वाला है उसके लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चंस कह सकते हो। चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, जी हाँ दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हिंद स्वराज नाम हिंदुस्तान का आ रहा है तो उसमें महात्मा गांधी सबसे पहले रहेंगे। ऑप्शन में 1 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय परचिन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो आपको पता है दोस्तों, जो नमक पर कर लगा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, नमक पर कर लगा दिया गया था। इसने महात्मा गांधी ने क्या वायसराय को खत लिखा कि भाई कम से कम नमक पर तो कर हटा दो, गरीब लोग खाते हैं, इसके सिवा खाना ही क्या, मतलब खाने का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी नहीं माना तो गांधी जी ने अंततः क्या फैसला किया? दांडी मार्च करके, जी हाँ दोस्तों, क्या किया? नमक बनाया और नमकान को तोड़ा। तो 2 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने जमा हुए थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, जो नृशंस घटना घटी थी। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, वहां पर बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए थे, दब गए थे, कुचले गए थे। तो वहां जो गांव वाले इकट्ठा हुए थे किस में, कौन सा मेला देखने के लिए? तो भाई वहां पे दोस्तों बैसाखी मेला होता है। ठीक है, वैसाखी मेला होता है अमृतसर में, वो चीज देखने के लिए वहां जमा हुए थे। और फिर जनरल डायर वहां आ गए और सभी को गोलियों से एकदम पूरा, मतलब क्या ही कहें अब। तो 3 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय, जी हाँ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में होने वाले रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो बताओ क्या होगा इसका। देखिए जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो काफी सारा खर्चा हो गया, गोली में, बारूद में, ठीक है, लो सैनिकों के खाने में, बहुत सारे घोड़ा में, हाथी में। तो उसको इस खर्चा को वहन करने के लिए क्या उपाय किया गया? युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, करों में वृद्धि की गई। तो इसका दोस्तों तो उत्तर हो जाएगा। देखिए सिर्फ करों में वृद्धि नहीं हुआ बल्कि सारे चीज, ये उत्तर इसको याद नहीं रखिएगा। युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, करों में वृद्धि कर दी गई, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों के एकता सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो आप लोग अभी तक तो जान ही गए होंगे, अहिंसा जहां नाम आएगा महात्मा गांधी वहां सबसे पहले खड़े रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या? 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जालियांवाला बाग में अमृतसर, ये तो अच्छा अभी बताया ना, चलो इस क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? काकोरी कांड की, दांडी यात्रा, चौरी चौरा घटना की, जालियांवाला बाग की घटना? तो सुन लो, असहयोग जो आंदोलन हुआ था जब चौरी चौरा नामक जगह पर, ठीक है, क्या हुआ ना, कुछ लोग वहां पर जुलूस कर रहे थे, मतलब बस ऐसे रैलियां निकाल रहे हैं, रैलियां क्या बोलते हैं, रैली निकाल रहे थे। ठीक है, तो पुलिस वालों ने उन लोगों को रोका और हुआ होगा कुछ, तो लोग आ गया गुस्सा और सारे के सारे पुलिस वालों को संग पुलिस थाने को पूरी आग लगा दिया, सारे पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। और इस हिंसात्मक घटना को देख करके महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, उसको वापस लिया तुरंत, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के क्या पुजारी थे। चलो तो इस हिंसात्मक घटना को देखकर चौरी चौरा का हिंसात्मक घटना आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन एकदम लास्ट में शुरू हुआ 1942 में, याद रखिएगा। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था और इस आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा है, क्या? कमेंट करके आप लोग मुझे बोलिए। मैंने आपको पहले का भी बताया वीडियो में कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा क्या है जो महात्मा गांधी ने दिया था लास्ट में। ठीक है, कब शुरुआत हुई? तो 1942 में। तो अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? भाई नाम है गदर तो आएंगे सनी देओल नहीं भाई, ये तो पुराना वाला पार्टी था, तो हरदयाल जी आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिए ऐसे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल साहब ने। अगला सवाल करेगा कमाल, बोर्ड एग्जाम में दोगे एकदम धमाल। देखो क्या है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को जिसने चित्रित किया ना, याद रखिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ग, अविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो आदि किस कोयले क्षेत्र के अंदर आते हैं? ठीक है, पता है कौन सा कोयला पाया जाता है? टर्शियरी, गोंडवाना, प्राइमरी की बादामी? तो याद रखिएगा ये जितने सारे हैं इसमें गोंडवाना कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला का दो टाइप से, गोंडवाना और एक टर्शियरी। ठीक है, वो कौन नया कोयला है कौन पुराना कोयला है इसके आधार पर पता चलता है। तो 11 का देखिए याद रखिए गोंडवाना। हम लोग झारखंड राज्य है, बाकी झरिया में हम लोग सामने जो बगल में है, बोकारो बगल में है, रानीगंज है, इन सब में क्या पाया जाता है? गोंडवाना कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख पेट्रोलियम, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, अकलेश्वर, डिगबोई की इनमें से सभी? तो भाई इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाए। दोस्तों एक ट्रिक बता दूं, मान लो कभी इस प्रकार रहे और लास्ट में इनमें से सभी रहे, ठीक है, आपको आंसर का पता ना चल रहा हो तो आप लोग इनमें से सभी मार देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही आपका आंसर होता है इनमें से सभी। ठीक है, तो हर एक बार नहीं, अगर आपको आंसर पता है तो आप मारो जो है, लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो इनमें से सभी मार देना। ठीक है, बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ में किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है? बेलाडीला में बताओ, बेलाडीला में हेमेनाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट की बिटुमिनस? तो दोस्तों बेलाडीला में हेमेटाइट। क्या? बेलाडीला में हेमेटाइट। भाई ढीला है बट टाइट कर देगा, कौन सा? हेमेटाइट। तो बेलाडीला का हेमेटाइट इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? चूना पत्थर, मैग्नीज, अभ्रकी, पोरियम? तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में दोस्तों अभ्रक का यूज होता है। ठीक है, जानते हो जो वाईफाई का वायर होता है ना, वायर एक पतला सा होता है रबड़ का, उसके अंदर भी अभ्रक के ही तार होते हैं, अभ्रक का। ठीक है, तो अभ्रक का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, विद्युत में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट, कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? वो रहा कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? लौह अयस्क, तांबा, सोना, चूना पत्थर? वो रहा कौन सा आधारभूत खनिज है और लौह अयस्क तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? तो भाई आप लोग जानते होंगे लौह अयस्क। लोहे के बिना कोई भी औद्योगिक फैक्ट्री चल नहीं सकता है। हर एक जगह लोहा, जिधर आप नजर घुमाओगे उधर आपको लोहा मिलेगा। आप अभी जहां बैठे हो ना, कहीं से भी नजर दौड़ाओ ना, भी भाई दरवाजा देखा, दरवाजा में कुछ भी देखो, छिटकी नहीं देखो, लोहा का है। ठीक है, कहीं भी देखो ना लोहा का ही है, मैक्सिमम हर तरफ लोहा का चीज मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है? बोले कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों का काम आता है? मतलब कौन सा परियोजना है, कौन सा डैम है जो जल का भी मतलब क्या सतलुज जल विद्युत का भी उत्पन्न करता है और सिंचाई दोनों का काम में आता है? भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, ब्यास परियोजना की हीराकुंड परियोजना? तो भाई भाखड़ा नागल परियोजना इसका उत्तर हो जाए। भाई ब्यास बेसिन सुन के ब्यास परियोजना मत मार देना, ये हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? मैंने कहा था हीरा सबसे महंगा, तो सबसे महंगा क्या हो जाए? देखो गंगा, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो महान महंगा, महानदी सबसे महंगा, महा से सबसे ज्यादा आ रहा है ना, तो महानदी याद रखिए कृष्णा का, सॉरी क्या हीरा बोल रहे हैं, हीराकुंड। ठीक है, अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज ब्यास, अभी मैंने कहा ना सतलुज ब्यास नदी पर बना हुआ है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, सतलुज ब्यास नदी पर बना क्या हुआ है? सतलुज ब्यास नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, मतलब डैम। अगला निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया? टिहरी, भगीरथी, जमुना, कोसी की, सतलुज? याद रखिए भागीरथी नदी पर टिहरी। ठीक है, भागीरथी नदी पर दोस्तों टिहरी बांध बनाया गया। ठीक है, जो अक्सर बांध बनाया जाता है ना, वो नदी में ही अक्सर क्या बांध ही नदी पर बनाया जाता है। ठीक है, किसी नदी का पानी को रोकने के लिए, वहाँ जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, या फिर सिंचाई की दृष्टि से डैम का निर्माण किया जाता है। तो जो टिहरी बांध बनाया गया, टिहरी डैम बनाया गया, किसमें बनाया गया? भागीरथी में। ठीक है, भागीरथी में टिहरी। देखो ऐसे याद रखना भाई, यहाँ भी टिहरी आ रहा है रॉ, और इसमें भागीरथी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शन में आप लोग मार सकते हो। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? नागार्जुन, देखो नागार्जुन, चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलुज। देखो नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है, तो अर्जुन का संबंध किसने है भाई? कृष्णा, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कभी नहीं बोलोगे जी। अब बस अब पढ़ो अच्छे से ना, बाकी चीज मुझ पर छोड़ दो। सब बहुत अच्छा नंबर आएगा, मेहनत करो खाली। ठीक है, अब देखो जितना वीडियो अपलोड करो उसको देखो, क्योंकि एक वीडियो देख करके जाओगे तो फिर दिक्कत है। एक वीडियो से क्या सारे क्वेश्चन मिलेंगे? नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं उसको देखो, पढ़ो, रिवीजन करो, बहुत शानदार एग्जाम जाएगा। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय? ग्रामीण स्थानीय सरकार जो होता है दोस्तों किस नाम से लोकप्रिय? जिला परिषद के नाम से, पंचायत समिति के नाम से, पंचायती राज के नाम से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ग्रामीण का जो हमारे लोग का जो स्थानीय सरकार होता है दोस्तों, वो पंचायती राज, जानते हो कि पंचायती राज व्यवस्था होता है ना, तो पंचायती राज के नाम से उसको जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट 22 नंबर, केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है?
तो भाई केंद्र और राज्य के बीच में कुछ भी निपटारा, कुछ भी विवाद होगा तो उसको न्यायपालिका है या राज्यपालिका है या प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। तो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होने पर दोस्तों हम लोग का सर्वोपरि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में दोस्तों टोटल 52 विषय है। कितने? समवर्ती सूची में 52 विषय। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो आप लोग ध्यान से अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर मैंने ये सवाल पहले भी बोला था कि समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में कमेंट नहीं, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है? कमेंट करके सारे लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए देखता हूं नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखो, भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, मेयर की ग्राम पंचायत में सरपंच और मुखिया, क्या इसमें नहीं है? देखो एक मिनट, भारतीय संघ राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में उपराष्ट्रपति होते हैं? नहीं नहीं, राज्य में उपराष्ट्रपति थोड़े, तो पूरे देश का बात है उपराष्ट्रपति वाला। तो ये आप लोग का मेरे सही मिलान नहीं है, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ठीक है। चलो, बैटरी लो हो रहा है बट आपका बैटरी लो नहीं होना चाहिए, हमारा बैटरी लो होना नहीं चाहिए भाई, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा को दर्जा दिया गया? कुल कितनी भाषा? 22 भाषाओं को, ठीक है, याद रखिए 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। आप लोगों से सवाल ये भी पूछ सकता है कि भाई 22 भाषाओं को कौन से अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है, 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखो, राज्य सरकार राज्य सूची बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, जबकि स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार बिल्कुल नहीं भाई। स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत को अवशिष्ट शक्ति मिलेगा, अधिकार मिलेगा? नहीं, आपको अवशिष्ट अधिकार मतलब ही नहीं पता है ना, तो मैं बताता हूं। देखो, राज्य सरकार, आप लोगों का 3 सूची, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, ठीक है। तो राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, संघीय सूची या संघीय सूची में राज्य जो होता है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, यानी मोदी चाचा को होगा, ठीक है, और राज्य सूची में हेमंत चाचा को होगा। और जो केंद्र और राज्य सरकार है दोस्तों, इसमें दोनों को हो सकता है, ठीक है, सॉरी, समवर्ती सूची जो है इसमें केंद्र और राज्य को ही बना सकता है, लेकिन कुछ कुछ अवशिष्ट अधिकार होते हैं जो ना राज्य के का नाम होता है ना केंद्र का नाम, तो इस पर कौन अधिकार बना सकता है? इस पर केंद्र सरकार बना सकता है, ठीक है। तो भाई अवशिष्ट अधिकार जो होता है ये स्थानीय सरकार के पास थोड़ी होता है, तो केंद्र सरकार के पास होता है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। अगला मतलब वही बोला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग सुमेलित नहीं है। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? क्या सत्य है? देखो, अब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। कौन है? क्या पूरा कौन सत्य है? तो कौन सत्य है? तो ये तो असत्य है। चुनाव कराना बिल्कुल संवैधानिक है, बाध्यता है, वो चुनाव करना पड़ेगा हर एक 4 साल में। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में, ठीक है, एक बड़ा सा कदम 1992 में उठाया गया था, ठीक है, एक बड़ा सा रूल इसमें 1992 में बनाया गया था। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? नहीं, 1/3 पद आरक्षित है, ये गलत है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग नमक संतुलन संघ, नहीं, बिल्कुल भी गलत है। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में, ठीक है, एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग का क्या है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? स्थानीय शासन प्रणाली भाई त्रिस्तरीय होती है, ठीक है। स्थानीय शासन प्रणाली त्रिस्तरीय होती है, आपको पता है, वार्ड परिषद होता है, मुखिया होता है, जिला परिषद होता है, ठीक है। संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है संघीय सरकार की? कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है भाई। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का प्रयोग थोड़ी कर सकते हैं, उससे भी ऊपर कई ऑफिसर होते हैं, उससे भी नीचे कई ऑफिसर होते हैं, तो ये बिल्कुल एक विशेषता नहीं है संघीय सरकार की। जो पदाधिकारी किसी भी काज के लिए निर्वाचित होते हैं उसी के पास सारा ताकत होगा, ऐसा तो नहीं है भाई। उससे ऊपर मंत्री बैठे हैं, उसका भी उसमें हक होगा, कुछ बोलेगा तो भाई तुरंत उसका फैसला बदलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पदाधिकारी के पास सारा सर्वोच्च ताकत रहेगा, बिल्कुल गलत बात है, ये आप लोग का विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्न में कौन सुमेलित है? संघ सूची पुलिस कृषि व्यापार, राज्य सूची प्रतिरक्षा बैंकिंग संचार, समवर्ती सूची वन विभाग उत्तराधिकार की अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार। तो देखो कौन सुमेलित है, तो ये बिल्कुल सही है। अवशिष्ट शक्ति जो होता है ना दोस्तों, शक्ति वो केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची पुलिस कृषि व्यापार नहीं, पुलिस कृषि व्यापार जो आता है भाई राज्य सूची में आता है। राज्य सूची प्रतिरक्षा बैंकिंग पर संचार बिल्कुल नहीं, ये संघ सूची में आता है। और समवर्ती सूची में वन विभाग उत्तराधिकार नहीं आते हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूंगा संघ सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में क्या क्या है, समवर्ती सूची में क्या क्या है, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। इसका जो उत्तर होगा अवशिष्ट शक्ति जो होता है ना केंद्र सरकार के पास होता है, अभी मैंने कुछ ही देर आप लोगों को पहले बताया, तो इसका बिल्कुल ये सुमेलित है, ऑप्शन नंबर घ। ओके,
ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाई एक एक क्वेश्चन को देख लो, अच्छे से समझा तो दिए ही है, रटने की जरूरत पड़ेगा नहीं। और सभी को जरूर एक काम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, आपका एक शेयर से किसी बच्चा का भला हो सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आगे और ऐसे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं उसको देखकर और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। ठीक है, और सुन लो, हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।